नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़ा ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़ा ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स, जहां देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन आप सभी के सामने मैं लेकर उपस्थित हो जाता हूं, और जिसके माध्यम से मेरा पूरा प्रयास होता है कि उस समाचार का विश्लेषण इस तरह किया जाए कि आपकी जो भी आगामी परीक्षा है उस आगामी परीक्षाओं में आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो दोस्तों, फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। और काफ़ी दिन के बाद हम लोगों ने करंट अफेयर्स का ये सेशन जो है आज सुबह 9 बजे स्टार्ट किया है ना। तो फिर से हम पुराने अपने ट्रैक पे आ जाएं, पुराने समय पर आ जाएं। और पुराना समय हमारा क्या है? सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे रोज करंट अफेयर का डोज जो है वो आपको मिलेगा मेरे साथ। तो फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ जो है एक बार क्लास को साझा कर दीजिए कि वो भी क्लास का लाभ उठा सकें, और बने रहिए साथ में कि आपको जानकारी जो है वो करंट अफेयर्स के संदर्भ में जो है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिल सके। ठीक है, रूबी रानी, सुषमा, अनीता पाठक और रेखा, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और बने रहिए, है ना, बने रहिए क्लास में, सुनते रहिए, सीखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। और मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा सेशन है। प्रीलिम्स में इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला न्यूज क्या है। दोस्तों, पहला न्यूज है आपका हिंदुस्तान टाइम्स से लिया हुआ न्यूज है, आप सभी के स्क्रीन पर है ना। हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज है, सोर्स जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स है। और न्यूज है पीएम मोदी टू अटेंड वर्चुअल सेक्शन ईस्ट एशिया समिट। ठीक है ना। तो अभी 16वीं ईस्ट एशिया समिट हुई, ठीक है ना, पूर्वी एशियाई देशों का जो सम्मेलन हुआ। और ये पूर्वी एशियाई देशों का जो सम्मेलन हुआ वो वर्चुअली सम्मेलन हुआ, है ना। मतलब ऑनलाइन जो है सब कोई अपना अपना लैपटॉप और सिस्टम लेकर बैठ गए, और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं उन सभी का जो है इसमें सम्मेलन हुआ। और उस पर बात किया गया कि जो पूर्व एशियाई देशों के का जो संगठन है, इसके जो भी मेंबर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, उन्होंने जो भी प्रमुख मुद्दे थे वैश्विक स्तर पर, चाहे वो मुद्दे आतंकवाद के हों, चाहे मुद्दे पर्यावरण के हो, चाहे मुद्दे आपके भ्रष्टाचार से संबंधित हो, या मुद्दे वित्तीय समस्याओं से संबंधित हो, उन सारे मुद्दों पर, या मुद्दे आपके स्वास्थ्य संबंध सेवाओं से, जैसे कि कोविड-19 की अगर हम बात करें, तो इन सारे मुद्दों पर जो है लोगों ने चर्चा की और एक रूपरेखा तैयार की कि जो ये आपके ईस्ट एशिया समिट में जो भी मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या आगे करेंगे, इन सब पर चर्चा की। तो इसी पर आज का पूरा न्यूज है कि 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसमें भाग लिया ईस्ट एशिया समिट में। और ये जो ईस्ट एशिया समिट है, यह 16वां ईस्ट एशिया समिट इंडिया पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी कि अनक्लॉस, आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप तथा म्यांमार की स्थिति सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो है वो चर्चा हुई। किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई? ये पूरे मुद्दे जो हैं आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। किस पर हुई? 16वें ईएस इंडो पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर, है ना, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी कि अनक्लॉज, आतंकवाद और कोरियाई प्रायद्वीप के साथ साथ म्यांमार की स्थिति सहित जो भी आपके महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दे थे, इन पर जो है ये चर्चा हुई। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चर्चा हुई वो किस पे हुई? इंडो पैसिफिक। तो भैया ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत एक खुले, स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अस्तित्व का क्या करता है? समर्थन करता है। और इस क्षेत्र में वो आसियान केंद्रिता के सिद्धांत पर जो है वो ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि करता है। कौन? भारत। ये क्या कहता है कि ये जो क्षेत्र है ये खुला क्षेत्र है और ये स्वतंत्र क्षेत्र है। ठीक है, और इस पर हमें क्या करना चाहिए, जो भी ये एशियान के देश हैं वो क्या करें, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, इसके विकास के लिए काम करें। इस पर ये पूरी की पूरी बात करता है। इंडो पैसिफिक और भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पर आसियान आउटलुक के बीच मौजूदा तालमेल को बनाने पर इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो प्रकाश डाला। किसने? भारत ने। ठीक है, इसमें जो बात की उसने लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर जो है इसने बात की। अब लचीली मूल्य श्रृंखला पे जो बात की, क्या कहा इसने कि एक लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला के महत्व पर बल दिया गया और इंडो पैसिफिक देशों को क्वाड प्रायोजित वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत ने कहा कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ठीक है ना, इसका जो
वैश्विक मूल्य श्रृंखला है जो क्या हो, वो काफी लचीला हो, इस पर ज्यादा महत्व देना चाहिए। और साथ में इंडो पैसिफिक देश में क्वाड 19 के संदर्भ में जो भी ये जितने भी देश हैं, जो भी इन सभी को कोविड का जो है वो वैक्सीन हम उपलब्ध कराएंगे, ऐसा भारत ने क्या कहा, अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम ये सारा कार्य जो है वो करेंगे। ठीक है। इसके अलावा 2022 के अंत तक वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देश, अब क्वाड देश कौन कौन से हैं, 4 देश हैं आपको इस क्षेत्र पे, पैसिफिक ओशियन के क्वाड देशों के मैं बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं क्वाड देश बोलूंगा तो आपके दिमाग में वो क्वाड देश भी आ सकते हैं जिस पर हम लोगों ने लगभग 15 दिन पहले बात की, जो कि मध्य एशियाई देशों, जिसमें अमेरिका और इंडिया तो है ही, ठीक है, लेकिन मध्य एशिया के अन्य 2 देश जो हैं इसको मिलाकर भी क्वाड समूह बनाने की बात हो रही थी। लेकिन हम बात कहां कर रहे हैं, इंडियन पैसिफिक ओशियन के जो आपके 4 कंट्रीज हैं, कौन कौन से, इंडिया, जापान, एशिया और इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4 देशों जो ने मिलकर क्या है क्वाड समूह बनाने की बात की थी, है ना। अब ये जो क्वाड समूह बनाने की बात की थी, तो इस जो आपका इंडो पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में जो ये बात हो रही है, तो क्या बात हो रही है कि 2022 के अंत तक वैश्विक आपूर्ति को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। और क्वाड देशों जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की साझेदारी में भारत में वैक्सीन की कम से कम 1 अरब की खुराक के उत्पादन में मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता को इन्होंने क्या किया, जाहिर किया। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। नेहा सीट, प्रदीप कुमार, स्वागत है। चलिए अगला इसके ऊपर चलते हैं। इसके अलावा एशियान कोविड 19 रिकवरी फंड के लिए भारत की 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन का जो है वो क्या किया गया, आभार व्यक्त किया गया। ठीक है, क्लियर है। जो इस मीटिंग में जो चर्चा हुई इस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, बहुपक्षवाद के बारे में बात किया गया। तो भारत बहुपक्षवाद, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संयुक्त क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के प्रति जो है सम्मान को मजबूत करने के लिए जो प्रतिबद्ध है, इस पर जो बात की गई। ठीक है ना, क्या बात की गई कि भारत जो है ये जितना भी बहुपक्षवाद है, ठीक है, इसमें जो भी नियम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, ठीक है, या सभी देशों का जो भी संप्रभुता है, उसकी क्षेत्रीय अखंडता है, ठीक है ना, इन सभी के मूल्यों को हम क्या करेंगे, उसके प्रति हम अपना सम्मान जो है वो जाहिर करते हैं। ऐसा भारत ने जो है अपने विचार इसमें रखे। साइबर सुरक्षा, दोस्तों हम जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम डिजिटीकरण के, ठीक है ना, डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो जितनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, साइबर सुरक्षा। तो ये जो समूह, जो आपका 16वीं एशियान की जो बैठक ये आपकी हुई थी, ठीक है ना, इसमें जो बात की गई, इसमें बात किया गया कि साइबर सुरक्षा पर वैश्विक मानकों को विकसित करने के लिए जो है वो भी विचार किया गया कि हम साइबर सुरक्षा पर कैसे काम करें। इसके अलावा ईस्ट एशिया समिट जो हुआ था उसमें राजनेताओं ने मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और स्थायी सुधार पर जो है वो 3 वक्तव्य दिए थे, और जिसमें इन्होंने कहा कि भारत के द्वारा ये जो है वो पूरे के पूरे जो होंगे वो क्या होंगे, सह प्रायोजित होंगे। अब पूर्वी शिखर सम्मेलन है क्या, इसके बारे में हम जानकारी लें कि पूर्वी शिखर सम्मेलन क्या है। तो दोस्तों पूर्वी शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वो 2005 में स्थापित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समक्ष जो उत्पन्न वाली जो समस्याएं थी, ठीक है ना, और ये समस्या आपकी राजनीतिक हो, सुरक्षा हो, आर्थिक चुनौतियां हो, इन पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग को स्थापित करने के लिए 18 क्षेत्रीय नेताओं ने मिलकर जो है एक मंच तैयार किया था। ठीक है ना, ठीक है, और ये 18 क्षेत्रीय नेताओं का जो मंच था यही आपका पूर्वी शिखर सम्मेलन का मंच था। ठीक है, कौन कौन से 18 देश हैं इसके ऊपर भी हम बात आपके साथ करेंगे। ठीक है, 1991 में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1991 में पहली बार पूर्वी एशिया समूह की अवधारणा जो है तत्कालीन जो आपके मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था महाथिर बिन मोहम्मद, ठीक है ना, इनके द्वारा जो है वो 1991 में जो है वो पूर्वी एशिया समिट का जो है एक रोड मैप तैयार किया गया। ईस्ट एशिया समिट का जो ढांचा था वो क्षेत्रीय सहयोग के 6 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो शामिल किया गया, यानी कि क्षेत्रीय प्राथमिकता को 6 क्षेत्र को क्या किया गया था, इस ईस्ट एशिया समिट में जो है वो शामिल किया गया था। वो कौन कौन से थे आपके, सबसे पहला था आपका पर्यावरण, दूसरा ऊर्जा, तीसरा शिक्षा, चौथा वित्त, पांचवा वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा, ये सारे जो भी हैं इनका आप प्रबंधन, ये सारी चीजों को जो है वो क्या किया गया, इसमें
जोड़ा गया कि हम इन सारे मुद्दों पर जो है वो ध्यान देंगे और इन सारे मुद्दों पर ध्यान देकर हम क्या करेंगे कि इनकी समस्याओं का, ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को मिलकर हम क्या करेंगे, लड़ेंगे, इनका निपटान जो है हम मिलकर करेंगे। दीपक कुमारी, सुविज्ञा वर्मा, स्वागत है, अभिनंदन। एक बार फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो है वो क्लासेस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, स्पेशल क्लासेस जो है 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे चल रही है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मिस कर रहे हैं तो इसको जरूर ज्वाइन करें, पहली खबर। दूसरी खबर, प्लस की क्लास जो है 11 तारीख सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट अभी तक एनरोल नहीं किए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का सेशन होगा, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक एनरोल नहीं किया वो फटाफट जो है वो प्लस की क्लास में एनरोल कर लीजिए कि आप लोग की क्लासेस जो है वो मिस ना हो, है ना? ठीक है, चलिए। तो किस किस पे हमने बात किया? तो क्षेत्रीय सहयोग, 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन से? पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दे, महामारी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा आसियान कनेक्टिविटी। ठीक है, इसके सदस्यता के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी सदस्यता की क्या बात? तो दोस्तों इसमें आसियान के देश, अब आसियान के देश मतलब दक्षिण पूर्वी, ठीक है ना, एशियाई राष्ट्र संघ के जो हैं वो आपके 10 सदस्य देश जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं, एक बार मेरे साथ आप अपने मन में भी दोहरा लीजिए कि कौन कौन से देश हैं। ब्रुनोई, दोहराइए साथ में, अपने साथ अपने दिमाग में दोहराइए। ब्रुनोई, कंबोडिया, दोहराइए साथ में, इसलिए दोहराइए क्योंकि आपको याद हो जाएगा, है ना? याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन कौन से के। तो 10 सदस्य कौन कौन से हैं? तो ब्रुनोई, ब्रुनोई के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद लाओस, लाओस के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद फिलीपींस, फिलीपींस के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद थाईलैंड और थाईलैंड के बाद वियतनाम। ये 10 कंट्री हैं। तो फिर आप कहेंगे कि सर फिर आपने 18 सदस्य देशों के बारे में बात की, तो 10 तो ये हो गए। 8 अन्य सदस्य जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया रिपब्लिक, रशिया और यूएसए। ठीक है ना? ये 8 और 10 को मिलाकर कितने हो गए आपके? टोटल 18 देश हो गए जो कि इसके पूर्वी एशियाई जो आपका राष्ट्रीय संघ है इसके मेंबर है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना? ये जो आपका एशियान शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जो 8 और 10 जो से मेंबर हैं। ठीक है, क्लियर है? चले, इस जो आसियान की जो देशों पर केंद्रित एक मंच है, इसलिए इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही जो है वो कर सकता है। ये आपका नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो आसियान के जो सदस्य देश हैं। तो आसियान के सदस्य देश को जो है वो कौन से हैं? ये 10 सदस्य जो देश हैं यही क्या कर सकते हैं? इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर जो ये मैप है, इस मैप के माध्यम से आप देख लीजिए कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो इसके मेंबर है। मैंने कहा ना कि मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये पूरा वर्ल्ड मैप आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर वर्ल्ड मैप में सबसे पश्चिम की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिम का जो देश है इस मैप के हिसाब से वो है आपका इंडिया। और सबसे ईस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो ये देश कौन सा हो गया? यूएसए। ठीक है ना? अब इन दोनों के बीच का जो देश है जिसपे हम बात करें, ठीक है, कौन कौन सा है? तो इंडिया, चाइना आपको यहां दिख ही रहा है। उसके बाद ईस्ट की तरफ जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो म्यांमार, म्यांमार के बाद आपको थाईलैंड नजर आ रहा है, थाईलैंड के बाद आपको मलेशिया नजर आ रहा है, मलेशिया से आगे बढ़ रहे हैं तो सिंगापुर, सिंगापुर से आगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं आप ब्रुनोई नजर आ रहा है, ब्रुनोई से जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं तो साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये टोटल के टोटल आपके 18 और ये बचा हुआ 17 के बाद 18वां कंट्री आपको रशिया यहां नजर आ रहा है जो कि आपके स्क्रीन पर है ना? सभी को नजर आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? सही है, आगे बढ़े। चलिए, काफ़ी दिन बाद सुबह 9 बजे की करंट अफेयर्स की सेशन हो रही है। काफ़ी स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट टीवी पे देखते हैं इस क्लास को, तो टीवी वाले जो स्टूडेंट है वो टीवी आप लोग का ऑन हो चुका है ना? टीवी पे क्लासेस जो है वो चल रही है कि नहीं चल रही है ना? तो सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ, है ना? अच्छा, रात को 10 बजे ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट हो चुका है। कल हम लोगों ने पहली क्लास ज्योग्राफी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की थी।
तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए रात को 10 बजे की क्लास। और मंडे से, यानी कि नहीं मंडे नहीं, जो भी 11 तारीख जब भी आ रहा है ना, तो 11 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, रात को 10 बजे जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मेंस पर्सपेक्टिव जो है आपका जो है वो पूरा का पूरा जो है वो आपका रात को 10 बजे की क्लास होगी। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग क्या कर ले जाइए, जुड़ जाइएगा। आनंद, गुड मॉर्निंग, फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग। तो आनंद, दीपू, काजल, प्रदीप, शोभज्ञा, नेहा, रूबी, सुषमा, अनीता, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और कल रात को जितने लोग जुड़े हुए थे उन सभी को मैसेज कीजिए कि वो सारे के सारे जो है वो फिर से क्लासेस में जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ें। अब वर्ष 2021 के लिए जो इसकी अध्यक्षता है वो किसने की, तो ब्रुनोई दारुसलाम ने जो है उसकी अध्यक्षता 2021 की जो है इस मीटिंग की थी। ठीक है, अब आप बार बार पूछेंगे सर इसमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, तो मैंने जिस जिस को हाईलाइट किया, हाईलाइटर जिस पे प्रयोग किया, वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे। ठीक है ना, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे कि हाइलाइटर के रूप से जो है, सॉरी ये जो है वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं सदस्य देश, ठीक है, यहां आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिए कि आपके लिए जो है वो समझ जाए। कई बार होता ना कि सर प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, ये दिमाग में आपकी समस्या हो जाती है, तो आपको उत्तर मिल गया कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे। अब पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है वो वार्षिक सूची के जो भी आपके नेता हैं उनका शिखर सम्मेलन है। और ये जो है ये सम्मेलन जो है इसका आयोजन जो है वो प्रत्येक वर्ष अगर हम बात करें तो चौथी तिमाही के आसियान की बैठकों के दौरान जो है के साथ जो है ये किया जाता है। ईस्ट एशिया समिट जो है वो विदेश मंत्रियों और आर्थिक मंत्रियों की बैठकों भी जो है वो प्रति वर्ष जो है वो आयोजित की जाती है। अब भारत का, क्योंकि हम लोग भारत के हैं और भारत के संदर्भ में हमें ये पढ़ना है, तो भारत का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से क्या संबंध है, तो दोस्तों भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्यों में से एक है। कभी आयोग आपसे ये स्टेटमेंट पूछ दे, एक स्टेटमेंट लिख ले कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भारत संस्थापक सदस्य है, आप कहेंगे कि पता नहीं यार इसमें तो एशियान के देश हैं, भारत है कि नहीं है, तो भारत जो है इसका, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि बार बार आप क्या पढ़ोगे कि एशियान के देश जो है वो क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। भारत ने नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन थे उसमें भारत की इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री डोमेन या अधिकार क्षेत्र का निर्माण के लिए जो है वो क्या कर सके, इसे भागीदार बना सके। ठीक है, इस पर पूरा का पूरा जो है इसका ध्यान था। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था दोस्तों। इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसपे आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का इंडिया के इस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज करना है ANUP10 अनूप 10 का कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, दोस्तों ये कुछ मेरे बारे में जानकारी है, बस बेसिक जानकारी, बहुत सारी जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों आप जान ही रहे हो कि अभी कोप 26 का जो है सबमिट हुआ था ग्लासगो में, है ना, और कोप 26 के मीटिंग करने के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी वापस आए और उसके बाद भोले भंडारी के शरण में केदारनाथ पहुंच गए। ठीक है, तो ग्लासगो का मीटिंग हुआ और ग्लासगो के में जो कोप 26 का मीटिंग हुआ, उस कोप 26 के मीटिंग में क्या बातें की गई, ठीक है, क्या क्या चर्चाएं हुई, किस मुकाम पर हम पहुंच रहे हैं, पहले की जो कोप की जो मीटिंग हुई है उस पर जो चर्चाएं हमने की थी, जो बातें की थी, उसको कितना आगे बढ़ाया गया, इन सारे चीज़ों पर जो है वो कोप 26 की मीटिंग हुई। ठीक है, कोरोना महामारी के बाद का ये मीटिंग जो है वो कितना सफल रहा, या कितना दृष्टिकोण में परिवर्तन किया गया, या पर्यावरण को लेकर कितना सजग हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी देश हैं उन पर जो है हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। तो द हिंदू से लिया हुआ टॉपिक है दोस्तों, ग्लासगो क्लाइमेट समिट एनवायरमेंट जनरल स्टडीज पेपर 3 का ये टॉपिक है आप लोगों के लिए, है ना। तो चर्चा करते हैं इस पर, क्या है ये कोप 26 समिट,
कंट्रीज प्लेज टू फेज आउट क्लाइमेट कल्प्रिट्स कोल, ठीक है ना। तो माना गया कि कोल यानी कि कोयला जो है वो सबसे बड़ा जो है वो क्या है, दोषी है। किसके लिए? पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के लिए। और सभी ने जो है प्रतिज्ञा लिया, जितने भी देश थे उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि हम क्या करेंगे कि कोल का प्रयोग यानी कि कोयले का प्रयोग जो है वो जितना जल्द से जल्द हो इसको समाप्त करेंगे। फिर आपके दिमाग में आया कि सर कोयले का प्रयोग के ऊपर क्यों ध्यान दिया गया, क्यों कोयले के वो प्रयोग के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है, या सारी कंट्रीज जो है वो क्यों प्रतिज्ञा ले रहा है ना। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है जिस पर विश्व स्तर के सारे जो देश जो निर्भर है उसमें सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा का कहीं से प्रयोग किया जाता है तो वो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, ठीक है ना, जिससे कि ऊर्जा का विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और थर्मल प्लांट्स में जो है वो कोल का ही उपयोग किया जाता है, जिससे कि काफी सारे आपके पॉल्यूटेंट्स या काफी सारे आपके प्रदूषणकारी जो गैस है जो कि यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कार्बन को रोकने के लिए जो है वो बार बार हो रहा है कि अगर कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये कोल में से जो निकला हुआ जो कार्बन है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो बढ़ती जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अगर ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो इससे क्या होगा, पर्यावरण, मानव के ऊपर जो है वो सभी के ऊपर जो है क्षति होगी। और हम हमेशा जो है कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं से जो है वो घिरे रहेंगे, घिरते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो क्या है कि पर्यावरण को साफ रखा जाए, पर्यावरण को स्वस्थ रखा जाए। और पर्यावरण को साफ और स्वस्थ रखना है तो हमें क्या करना होगा कि ऊर्जा के जो भी संसाधन है, ऊर्जा के जो भी साधन है जिससे हम ऊर्जा प्रयोग करते हैं, तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जो है चेंज होना होगा। और कोल के प्रयोग को क्या करना होगा, रोकना होगा। और इसी पर सारी की सारी बात हुई। लेकिन कोल के साथ एक अलग गैस जो है जिस पर चर्चा हुई, वो गैस कौन सा है, वो गैस है आपका CH4 यानी कि मीथेन के ऊपर जो है वो चर्चा हुई। और कहा गया कि मीथेन को भी, जो मीथेन का एमिशन है उसको भी रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे कहा गया कि जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में काफ़ी दिनों तक जो है वो स्थिर रहता है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो मीथेन जो है उसका लाइफ जो है उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में जो मीथेन का रोल है वो 80 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि इसके ऊपर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। तो मीथेन गैसेस के बारे में आप लोगों ने पहले इन्वायरमेंट की क्लास में या छोटी क्लासेस में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। आज हम जो चर्चा करते हैं इस मीटिंग को पूरा देखते हैं कि इस पूरी मीटिंग में क्या क्या बात हुई, और इसको लेकर देखते हैं कि जो भी आपके डेवलप्ड कंट्री हैं या जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं या जो भी ऐसे कंट्री हैं जो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी किस प्रकार से चिंता व्यक्त की। और भारत ने जो डेवलपिंग आपके कंट्रीज और खासकर आइलैंड्स हैं उनको लेकर एक नए नजरिए को के साथ किस प्रकार से काम करने की बात कही, इस पर भी हम चर्चा आप सभी के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को समझते हैं। एक रूपरेखा मैंने आपको दे दिया कि पूरा मीटिंग जो है वो किस पर हुआ था, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों COP 26 शिखर सम्मेलन में जो है एक नया संकल्प जो है वो लिया गया, ठीक है ना। ग्लासगो में ये मीटिंग हुआ COP 26 का, जिसमें वैश्विक जलवायु सम्मेलन में नेताओं ने दशकों के अंत तक जो है वो वन की कटाई को रोकने और धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने के लिए मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया। वन की कटाई, दोस्तों हम जानते हैं वन यानी कि वनों में पाए जाने वाले वृक्ष वो क्या है, कार्बन के सबसे अच्छे अवशोषक है, एब्जॉर्बेंट है, ठीक है ना, कार्बन क्लीनर है। तो बात क्या हुई कि वनों की कटाई को क्या किया जाए, रोका जाए। और साथ में दूसरा मैंने क्या कहा कि किस पर ध्यान देने की बात की गई, ध्यान देने की बात की गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, वनों की कटाई तो है ही, मीथेन को जो है कम करने, मीथेन के उत्सर्जन को कम करने का क्या किया गया, संकल्प लिया गया। इससे पहले भारत ने घोषणा की थी कि वो 5 सूत्रीय कार्य योजना के तहत 2070 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंच जाएगा, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करना शामिल है। भारत ने इसमें क्या घोषणा की कि 2070 तक हम क्या करेंगे कि कार्बन के उत्सर्जन को जो है वो एकदम न्यूट्रल कर देंगे, तटस्थ हो जाएंगे, हम कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की तरफ हम चलेंगे। और जो भी आधुनिक तकनीक है उनका प्रयोग करेंगे जिससे कि पर्यावरण के ऊपर क्षति ना हो। साथ में भारत ने और भी क्या प्रतिज्ञा, लेकिन 2050 तक की बात की कि 2050 तक हम क्या करेंगे कि कार्बन के एमिशन को हम 50% तक जो है वो क्या करेंगे, कम कर लेंगे। अब मीथेन को लेकर क्या प्रतिज्ञा ली गई, इसका नाम दिया गया मीथेन प्लेज। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब ये ग्लासगो की
COP26 की मीटिंग नहीं हुई थी उसके पहले सितंबर में मैंने एक चर्चा की थी। मैंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कहा कि ठीक हम पेरिस समिट का कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिशन है उसको रोकने की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हानिकारक ग्लोबल वार्मिंग जो गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस जो है, जो कि आपका मीथेन, हम उस पर रोकने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो इससे आप देखेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैस जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा जो है वो सबसे ज़्यादा हम उत्पादन देखते हैं। या ऐसी कंट्री जिनके पास अगर हम देखें जो सीशोर का एरिया ज़्यादा है, या ऐसी कंट्री जहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, खासकर अगर हम जहाँ हम देखें कि कैटल्स बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके पशु का पालन जहाँ ज़्यादा होता है, तो इस सारे जगह पे हम क्या देखते हैं कि मीथेन की जो है, या जो स्वैम्पी एरिया है, जो मार्सी एरिया है, दलदली क्षेत्र है, और ये सारा जो क्षेत्र है, तो मैक्सिमम इसमें हम क्या देखेंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, या आपके जो बिलो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये सारे कंट्रीज जो है वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान दीजिएगा कि कार्बन एमिशन के जब बारे में हम बात कर रहे हैं तो कार्बन एमिशन के बारे में सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलप्ड कंट्री के, आप अपने यहाँ के कार्बन एमिशन को रोकें, अपने यहाँ के कार्बन एमिशन को क्या करें, समाप्त करें। लेकिन अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो आपका CH4 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, मीथेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, ये आपके डेवलपिंग या बिलो डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात करें तो इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हो जाती है। तो मीथेन प्लेस के ऊपर जो बात की गई, तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है एक ऐतिहासिक संकल्प लिया, जिसके माध्यम से इन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है अगर इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोक दिया जाए, कौन सा, मीथेन को, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस तक को इसको क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो सबसे दूसरा अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला जो वैश्विक उत्सर्जन हो रहा है वो है आपका क्या, मीथेन। तो मीथेन को हमें क्या करना चाहिए, 2030 तक 2020 के स्तर से 30% तक कम करने के लिए जो है प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और यूरोपीय संघ और अमेरिका के अलावा 103 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिनमें नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे प्रमुख मीथेन उत्सर्जक जो देश हैं। अब समझिएगा यहाँ जो कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं क्या आ रहा है, नाइजीरिया भी नजर आ रहा है और पाकिस्तान भी, है ना, गरीब देश है, ठीक है। तो आप समझिएगा इन्होंने भी जो है हस्ताक्षर इस पर किए, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेस जो है, जिसे पहली बार सितंबर 2021 में घोषित किया गया था, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2/3 उत्सर्जन करने वाले देशों को जो है वो कवर करता है। लेकिन चीन, रशिया और भारत ने इस पर अभी तक जो है वो हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि भाई वो इस प्लेज का जो है वो समर्थन नहीं करता है ना, क्या करता है, वो इसका समर्थन नहीं करेगा। मीथेन गैस के बारे में बात करें दोस्तों, तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अगर हम बात करें तो वातावरण में अधिक जो है अल्पकालिक गैस है, और अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना जो है वो आपका शक्तिशाली जो ये गैस है, ठीक है। गैर लाभकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव जाति ने वनों को नुकसान पहुंचाकर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाया है, और लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को क्या करता है, ये आपका जो वन है वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। मीथेन के मानव अस्तित्व में अगर हम बात करें तो मीथेन का उत्पादन कहां से हो रहा है, मीथेन कहां से आ रहा है, तो लैंडफिल से, तेल, प्राकृतिक गैस प्रणाली, कृषि गतिविधियां, कोयला खनन, अपशिष्ट जल उपचार और कुछ औद्योगिक प्रक्रिया जो है इसके लिए शामिल है। अब जो नया संकल्प लिया गया वो संकल्प लिया गया कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जो है वो बढ़े, नवीकरणीय संकल्प लिया गया, और उसमें कहा गया कि 100 से अधिक देशों ने दशक के अंत तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने का जो है संकल्प लिया है, और वनों की रक्षा की पुनर्स्थापना में निवेश करने के लिए सार्वजनिक और निजी फंड में से 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की बात कही है। इसके अलावा WRI की जो एक रिपोर्ट थी, जो कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2020 में दुनिया में यूनाइटेड किंगडम से अधिक क्षेत्र वाले लगभग 2,58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों का क्या हो चुका है, अभी तक कटाई हो चुका है, नुकसान हो चुका है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो समझौता हुआ, ये समझौता 2014 के न्यूयॉर्क वन घोषणा पत्र के हिस्से के रूप में 40 देशों के द्वारा की गई प्रतिबद्धता का विस्तार करता है और अधिक संसाधनों का निवेश का वादा करता है। इसके अलावा ग्लासगो की 26वीं जो मीटिंग हुई, इसमें कॉल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई, यानी कि ये कहा गया
की एक आवाज उठाई गई कि क्लाइमेट को रोकने के लिए क्या करें, क्लाइमेट को सही करने के लिए हम क्या करें, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई, यानी कि वित्तीय सहायता जो है उसको की जाए। ठीक है, तो भारत के अनुसार वर्ष 2019, ठीक है, 2009 में निर्धारित 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और भारत द्वारा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित कर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कम से कम $1 ट्रिलियन जो है उसका जलवायु वित्त की आवश्यकता जो है वो आपकी पड़ेगी। इसके अलावा जो बात किया गया, भारत ने यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन वार्ता में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की एकता और ताकत को मौलिक रूप से क्या किया, इसमें रेखांकित किया, और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो हो रही लड़ाई है इसमें ग्लोबल साउथ के हित को संरक्षित करने के लिए जो है भारत ने जो है अपनी बात रखी, और इस बात पर प्रकाश डाला कि जो विकासशील देशों के सामने जो मौजूदा समस्याएं हैं उन समस्याओं को क्या करना है, पहचानना है, और उसका तीव्र जो है वो वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा व व्यापार युद्ध के बजाय जो है वो गहन बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो सिंपल से भारत ने ये कहा कि भाई यहाँ आप जो आर्थिक जो एक प्रकार से आप युद्ध लड़ रहे हैं, है ना, ठीक है, उसको रोकिए, और सारे देश जब मिलकर काम करेंगे तभी क्या किया जा सकता है, हम इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। इस पर भारत ने क्या बात किया, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की बात की इसने, यानी कि ऐसे विकासशील देश जो कि एक ही पलड़े में हैं, एक ही चीज को फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके सामने एक ही प्रकार की समस्या है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको मिलकर जो है वो काम करना होगा, और हमें आपस में नहीं लड़ना होगा, हमें क्या करना होगा, इसमें मिलकर एक साथ जब मिलकर हम काम करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। भारत ने एक बात और भी कहा कि जो ये समान विचारधारा वाले आपके विकासशील देश हैं उन देशों को क्या करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह सहित वैश्विक पहल का समर्थन करने के लिए भारत जो है इनसे कहा कि आप क्या कीजिए, सहयोग कीजिए कि ये जो हम लोगों ने नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ काम किया है, यानी कि हम बात किस पे करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर हम बात करें, जिसमें सूर्य के द्वारा जो है प्राप्त जो ऊर्जा उससे हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें और उससे हम अपनी ऊर्जा की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करें, तो इस पर आप सहयोग कीजिए। इसके अलावा इसने कहा कि जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का जो गठबंधन है, जो उसकी CDRI के नाम से जाना जा रहा है, भारत ने कहा कि आप इस पर सहयोग कीजिए। उसके अलावा लेड IT की बात की गई, जिसमें यह बात किया गया कि उद्योगों के संक्रमण के लिए जो नेतृत्व समूह है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो आपके LMDC कंट्रीज हैं, यानी कि समान विचारधारा वाले जो विकासशील देश हैं, वो क्या करें, इस पर सहयोग करें, और इसके सहयोग के माध्यम से क्या करें कि जलवायु परिवर्तन में हो रही समस्याओं का जो है वो निस्तारण करें। ठीक है, इसके अलावा बात क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेटस। दोस्तों आपने देखा कि जब ये COP 26 की मीटिंग हो रही थी तो मोदी जी ने जो है एक नई विचारधारा सामने रखी, और ये जो नई विचारधारा रखी वो क्या रखी, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेटस के बारे में बात की, है ना। भारत ने कहा कि जो ये CDRI कंट्रीज हैं, ठीक है ना, ये तो CDRI के एक हिस्से के रूप में इस पहल की शुरुआत की, जो विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में पायलट परियोजना क्षमता निर्माण पर क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। ये छोटे जो भी द्वीप हैं, भारत ने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि हम सारे जो भी देश हैं उनको मदद करना चाहिए कि जो छोटे द्वीप हैं वहां भी हम क्या करें कि इनके लिए कुछ विशेष परियोजना चलाएं, जिससे कि क्या हो कि इनके ऊपर जो पर्यावरण के प्रभाव से जो क्षति हो रही है इससे जो है इनका बचाव किया जा सके। और शुरुआत में ये पायलट परियोजना के यानी कि टेस्ट बेस पे इसको शुरुआत किया जाए, और छोटे द्वीपीय विकासशील जो राज्य है, ठीक है, को जलवायु परिवर्तन से जो है सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि जैसे जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का स्तर जो है जल स्तर बढ़ेगा, तो ये जो इतने छोटे द्वीपीय आपके राज्य हैं या देश हैं उनके सबसे पहले जो है वो डूबने की समस्या जो है वो हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि इनके लिए मदद करना है। भारत ने आगे बढ़ते हुए, यानी कि मोदी जी आगे बढ़ते हुए इस पर इन्होंने यही कहा कि इसके लिए जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं या इसरो ने जो भी सैटेलाइट बनाए हैं, ठीक है, उस सैटेलाइट के माध्यम से हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आपकी प्राकृतिक आपदा आ रही है, जैसे कि चक्रवात आ रहा है, ठीक है, या इन सारे जो आपके द्वीपीय आपके ये जो आपके राष्ट्र हैं इनके आसपास जो प्रवाल भित्ति हैं यानी कि कोरल रिफ्स है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की क्षति हो रही है तो उसकी निगरानी हम करेंगे कि, ठीक है, साथ में समय समय पर हम क्या करेंगे, इनको हम जानकारी भी देंगे
और ये जानकारी जो होगी उनके लिए क्या होगी कि लाभदायक होगी। तो हम इनको समय समय पर डेटा जो है वो उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, और इसके लिए डेटा विंडो का जो है हम निर्माण करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बात हुई वो बात हुई थी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप का शुभारंभ किया गया था, और भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सीमाओं का निर्बाध रूप से संचरण करते हुए क्या किया गया कि इसकी बात की गई। किसकी बात की गई? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप, जिसको कि क्या कहा गया? OSOWOG कहा गया है ना, OSOWOG, यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। तो इसकी जो बात की और इसमें कहा गया कि सरकार क्या करे, एक समूह शामिल करे सरकारों का, जिसमें ग्रीन इनिशिएटिव की बात की। ग्रीन इनिशिएटिव की बात की मतलब कि ये जो हम ऊर्जा उत्पादन करेंगे ये क्या होगा? आपका ग्रीन एनर्जी होगा। इससे किसी भी प्रकार का पर्यावरण के ऊपर जो है वो आपका क्षति नहीं पहुंचेगा। तो जो आपका ये जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का जो उद्देश्य था वो क्या था कि वैश्विक ऊर्जा के संक्रमण को क्या करें? कम करें, और जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताएं की बुनियादी ढांचे को इस प्रकार से निर्माण करें, उसकी संरचनाओं में इस प्रकार से सुधार करें, जिससे कि जो भी एक मानक निर्धारित किया गया है उसको गति प्रदान करने में जो है वो सहायता मिलेगी। इसके लिए क्या की बात की गई कि इसके लिए उन्होंने कहा कि आधुनिक इंजीनियरिंग की सफलता की क्षमता को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए, और नवीकरणीय बिजली उत्पादन के विस्तार के लिए जो है वो अगले दशक तक हम क्या करें? जलवायु परिवर्तन, अगले दशक क्या करें? इसके ऊपर विस्तार करें, जिससे कि जलवायु परिवर्तन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है उस प्रभाव को हम क्या कर सकें? रोक सकें। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की जब बात की गई तो इसमें कहा गया कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है वैश्विक सौर ग्रिड को जो है वो 3 चरणों में जो है वो लागू करने की बात की गई। पहले चरण में कहा गया कि इंडियन ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया ग्रिड से जो है वो जुड़ेगा, ताकि बिजली की जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए सौर तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का जो है और उसके जो संसाधन उनको साझा किया जा सके, जिससे कि पीक डिमांड के समय भी हम जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ति कर सके। दूसरे चरण की बात की गई तो उसमें कहा कि ये जो दूसरा चरण है इसमें अफ्रीका पावर पूल को इसमें जोड़ा जाएगा, और तीसरे चरण में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के विजन को हासिल करने के लिए पावर ट्रांसमिशन ग्रिड के ग्लोबल इंटरकनेक्शन को जो है वो कवर किया जाएगा। तो ये दूसरा टॉपिक रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि कोप 26 की मीटिंग पर क्या क्या चर्चाएं हुई थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने एक रूपरेखा जो है वो पूरी तैयार हो चुकी है कि हमने कोप 26 में क्या क्या बात की। अगर कोप 26 से कुछ भी प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आसानी से जो है अपना उत्तर इस पर लिख सकते हैं, या प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस पर अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। बताइएगा, आगे बढ़ें दोस्तों। आप जुड़े हैं अनअकैडमी पर, और अभी तक अगर आपके मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर लीजिए? अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर्ड कर लीजिए, है ना। एक बार कमेंट करके भी आप लोग बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, है ना, क्लियर है सभी को। तो मोबाइल से जैसे ही आप रजिस्टर्ड करोगे दोस्तों, आपसे पूछेगा तो आपका जो गोल है वो यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी गोल पे आप चले जाइए, और यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी गोल पे जाने के बाद आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है इसको। जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपके सामने एजुकेटर की लिस्ट आ जाएगी, आप अपने मन चाहे जो भी एजुकेटर हैं उनको फॉलो कर लीजिए, और मेरी क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, कि जिससे कि मेरी क्लासेस आपको कोई भी मिस ना हो। आप मुझे अनूप उपाध्याय नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और इस नाम से सर्च करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी स्पेशल क्लासेस आती हैं, प्लस क्लासेस आते हैं, उसका आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, ठीक है। जो भी स्पेशल क्लासेस या प्लस क्लासेस हैं उनके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा। अगर आप नए हैं तो अनूप 10 का कोड यूज कर लीजिएगा, और इस कोड का यूज करके आप क्लासेस का लाभ उठाइएगा, ठीक है। स्पेशल क्लासेस के फीचर क्या हैं दोस्तों? तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, पोल्स फॉर द लर्नर्स होता है, रेज हैंड ऑप्शन है जहां आप हाथ उठाकर अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, और ये डाउट जो है वो ऑडियो जो है, वीडियो तो अभी नहीं है, हो सकता है भविष्य में जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ रही तो वीडियो भी हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं। क्लासेस कभी आपकी मिस नहीं होगी, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे, लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, एनी टाइम एनीवेयर आप क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी का एडवांटेज क्या है? तो मैंने कहा एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटेड इन्फ्लुएंसर से क्लासेस करने की, मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर आपका होगा,
वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस का आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको जो है वो फ्री मिलता है, और इसके लिए जो कोड यूज करना है, अनूप 10 का कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप अपने मित्रों को भी बताएं कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज है, जिसमें अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% जो है स्कॉलरशिप, रैंक 2 3 पर रहते हैं तो 50% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 25 पर रहते हैं 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। इस टेस्ट को देने के लिए आप अनूप 10 के कोड के माध्यम से जो है वो चल सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक पे चलें। कैसा लग रहा है सेशन? काफ़ी दिन बाद हम लोग इस सेशन पे जुड़े हैं, तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को? बताइए। काफ़ी दिन बाद हम लोग जुड़े हैं, तो आई होप कि सभी जो है वो सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, इस पर हम चर्चा करें। टॉपिक जो है दोस्तों तो हिंदू से लिया गया है। टॉपिक है सेटअप पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एनएचआरसी टेल्स यूनियन होम मिनिस्ट्री स्टेट्स। ठीक है, तो हिंदू का ये टॉपिक है, आपके सभी के स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पुलिस सुधार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो सिफारिशें है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है ना, कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघवाद जो 2006 का फैसला था, ठीक है ना, उसके निर्णय के अनुसार पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कहा है। यानी कि एक ऐसा आपका अथॉरिटी हो जिसपे क्या करें कि कोई भी कंप्लेन कर सके। ठीक है ना। पुलिस सुधार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पुलिस सुधार की आवश्यकता क्या है? ठीक है, हम जब भी पुलिस के पास जाते हैं तो एक खौफ और एक डर होता है, और हम इस उम्मीद से तो जाते हैं कि पता नहीं हमें फैसला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, हम डाउटफुल रहते हैं, है ना। अब इस पे सुधार की आवश्यकता के बारे में बात की जा रही है, क्यों आवश्यक है पुलिस सुधार। तो दोस्तों पुलिस संगठन का जिस प्रकार से मूल्य है, संस्कृति है, नीति है, या जो भी प्रथाएं हैं, जो कि हम क्या देख रहे हैं कि एक छवि जो है पुलिस की वो क्या हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है। तो उसमें छवि में क्या करना है, सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि पुलिस जो है वो नागरिक मित्र होकर, है ना, नागरिक जो है वो पुलिस को जो है एक शत्रु के भांति ना देखें, है ना। जो भी व्यक्ति है वो क्या करे, पुलिस को एक मित्र के समय भांति समझे और अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाए। तो पुलिस को क्या करना होगा, जो भी उनके संगठनों का मूल्य है, उनकी संस्कृति है, ठीक है, उनकी जो भी प्रथाएं हैं, ठीक है, उनकी जो भी कमियां हैं, उनको क्या करना होगा, बदलना होगा। और इसीलिए पुलिस सुधार की बात की जा रही है। और ये पुलिस सुधार जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों, मानव अधिकारों और कानून के शासन के सम्मान के साथ कर्तव्यों का पालन करने की जो है वो परिकल्पना कर रहा है। पुलिस सुधार पर एक हम रूपरेखा देख लेते हैं। तो नेशनल पुलिस कमीशन का जो निर्माण किया गया वो 1977 से लेकर 1981 के बीच में किया गया था। उसके बाद आपका रेविट्रो कमेटी बैठा 1998 में। फिर उसके बाद आपका पद्मावल्लभ कमेटी बैठा 2000 में। ठीक है, 2002-2003 में अगर हम बात करें तो माली मत कमेटी का निर्माण किया गया। 2005 में बात करें तो पुलिसिंग एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2005 में बना। 2006 में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कि पुलिस में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, जिसपे कि ये पूरा का पूरा टॉपिक है और वर्तमान में इसकी क्यों जरूरत पड़ गई इस पर भी हम बात। 2007 में जो है वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना, और 2015 में जो है वो पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2002 जो है, इसके पहले जो पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2005 में बनी थी, उसके बाद 2015 में 10 साल बाद जो है वो कमेटी बनी। इस पर हम बात करेंगे। तो जब इसकी बात हम कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पुलिस सुरक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि अदालत या संबंधित जो भी आपके विभाग हैं, उसके जो भी कार्यकारी, संसदीय या स्वतंत्र आपके अधिकारियों के साथ प्रबंधन या निरीक्षण जिम्मेदारी को क्या करना है, सुधार करना है। पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कभी आपसे पूछ सकता है कि पुलिस किसके अंतर्गत है, तो आप बताएंगे अनुसूची 7 राज्य सूची का ये विषय है। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो सिफारिश है, ठीक है, कि प्रकाश सिंह बनाम जो संघ का जो 2006 का फैसला है उसको क्या किया जाए, लागू किया जाए पुलिस सुधार की, इसकी जरूरत क्यों पड़े। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि प्रमाण का भार। दोस्तों हम क्या देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे घटनाएं हमने पढ़ी जिसमें हमने देखा कि पुलिस कस्टडी में जो है व्यक्ति या तो घायल हो जाता है या तो कई बार उसकी मृत्यु हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 114 बी जोड़ने के लिए भारतीय विधि आयोग ने 113वीं रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने पर जो है वो विचार करने की बात की गई है। ठीक है ना।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में घायल हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि ये जो घायल हुआ है ये पुलिस के द्वारा घायल किया गया है और जो चोट पहुंची है उसे पुलिस के द्वारा पहुंची है। तो पुलिस को क्या करना होगा, उसके प्रति सबूत प्रस्तुत करने का जो भार है वो पुलिस के प्राधिकारियों के ऊपर होगा। प्रौद्योगिकी अनुकूल आपराधिक न्याय प्रणाली की बात की गई है। तो आपराधिक न्याय प्रणाली को गति देने के लिए कानूनी ढांचों को प्रौद्योगिकी अनुकूल बनाने जाने की बात की गई है। इसके अलावा वर्तमान में कानूनी ढांचा जो है वो आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें इसलिए सुधार की आवश्यकता है। दूसरा बात की गई है जवाबदेही सुनिश्चित करने की, ठीक है ना। तो आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सभी पुलिस स्टेशन को क्या है, नाइट विजन के साथ जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर दिसंबर 2020 के एक आदेश को जो है वो जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ली गई है कि अभी तक नाइट विजन कैमरे या सीसीटीवी कैमरे पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लगाए गए, जिससे कि पता तो चले कि उस पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस पर अभी तत्काल जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है वो जवाब भी मांगा है कि इस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई। सामुदायिक पुलिसिंग की बात की गई, जिसमें आयोग ने सामुदायिक पुलिसिंग के हिस्से के रूप में जो है पुलिस स्टेशनों के साथ जो है प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानून के छात्रों को शामिल करने की बात की गई है, जिससे कि पुलिस मैनुअल, कानून व सलाह में सामुदायिक पुलिसिंग को शामिल करने पर जो है वो जोर देने की भी बात की गई है, ठीक है। अब बार बार बात आया क्या कि प्रकाश सिंह वाद 2006 के फैसले को जो है पुलिस सुधार से संबंधित जो फैसला है उसको लागू करने की बात की गई। तो ये पुलिस सुधार का फैसला जो है प्रकाश सिंह वाद 2006 का फैसला है क्या, ठीक है। इस पर अगर हम बात करें, फटाफट लाइक शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एक बार क्लासेस को, कि वो भी जो है इस क्लास का लाभ उठा सकें। और जो बाद में जुड़े हैं वो लाइक भी करते रहिए। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर क्लासेस का लाभ आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात करें प्रकाश सिंह वाद 2006 का मामला क्या था। इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है दोस्तों, है ना, आप ध्यान रखिएगा। और साथ में ये आपका सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का भी टॉपिक। हम बार बार ये घटनाएं देखते हैं ना कि पुलिस या इथिक्स का भी टॉपिक आप ले सकते हैं इसको, है ना। हम बार बार क्या देखते हैं कि पुलिस कस्टडी में हम इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं ना, आप अपने आसपास भी देखते हैं कि पुलिस कस्टडी में लोगों की मृत्यु हो जा रही है, या पुलिस कस्टडी में मारपीट दिया जाता है, या पुलिस जो है वो क्या करती है, एक डिक्टेटर के भांति, एक तानाशाह के भांति जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये इसलिए टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के आपके डीजीपी रह चुके हैं, ठीक है, इनका ही एक ये मामला था आपका। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, इस पर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये पुलिस महानिदेशक के कार्यकाल और चयन से संबंधित 7 दिशा निर्देश दिए थे, जिसका उद्देश्य ऐसी स्थितियों में बचना था जिसमें कुछ ही महीनों में सेवानिवृत्त अधिकारियों को पद दिया जाता था। आप हमेशा देखते होंगे कि जो महानिदेशक का पद है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद है, किसी भी राज्य का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आप क्या देखते होंगे, ऐसे अधिकारी को बनाया जाता था 2, 4, 5, 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। इससे क्या होता था कि जो डीजीपी है वो कुछ इस प्रकार के कड़े नियम या कानून नहीं बना सकता, क्योंकि उसको पता है कि जब तक मैं कड़े नियम या कानून को बनाऊंगा और इसको मैं जब इंप्लीमेंट करूंगा तब तक उसका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा और कोई दूसरा जो है वो आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती थी कि एक कार्यकाल जो है वो निर्धारित नहीं किया जाता था, सुनिश्चित नहीं किया जाता था, जिससे क्या हो जाता था कि किसी भी अधिकारी को कहीं भेजा गया, या मान लीजिए किसी जिले में किसी अधिकारी को भेजा गया और वो अधिकारी अगर उस जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए कोई कड़े निर्णय ले रहा है, तो पता चल रहा है कि ऊपर से दबाव पड़ गया, है ना, अधिकारियों का दबाव पड़ गया, नेताओं का पड़ गया, मंत्रियों का पड़ गया, ठीक है। और उस पुलिस अधिकारी को क्या किया गया कि आपको कहा गया कि भैया फलाने जिले से फलाने जिले में चले जाओ। मान लीजिए कि कोई अपराधी पहुंचा कहाँ, मेरठ, और उसने देखा कि भैया मेरठ में जो है वो दबंगों का बड़ा शासन है और दबंग जो है वो क्या कर रहे हैं कि कानून को भाव ही नहीं दे रहे हैं, अपने हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई पुलिस अधिकारी पहुंचा और वो कुछ वहां कड़े निर्णय लेने की कोशिश किया, तो पता चला कि उसको ट्रांसफर कर दिया गया, है ना। तो वो अपने कड़े निर्णय नहीं। तो कुल मिला के बात हो कि किसी भी पुलिस अधिकारी को कहीं भी अगर भेजा जा रहा है तो एक उसका कार्यकाल सुनिश्चित हो, है ना, वो पुलिस के अधिकारी का जो ट्रांसफर है, जो तबादला है, वो किसी दबाव में ना हो जाए, है ना। तो अधिकारी को जो पद दिया जाए वो सुनिश्चित किया जाए कि ये पद जो है इतने महीने तक रहेगा, जब तक वो पुलिस का अधिकारी जो है कुछ ऐसी गलतियां ना करे। किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए पुलिस महानिरीक्षक हेतु न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया गया था, ताकि राजनेताओं द्वारा उन्हें मध्यावधि से स्थानांतरित ना किया जा सके। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस स्थापना बोर्ड के द्वारा पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग किए जाने का भी निर्देश दिए थे, जिसमें इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक नेताओं
को पोस्टिंग और स्थानांतरण संबंधी शक्तियों से वंचित करना, ठीक है ना। तो बात क्या की गई थी कि जो भी पुलिस अधिकारी है उनको एक पावर दिया जाए, मतलब पुलिस अधिकारी को अगर कहीं, ठीक है, या पुलिस के किसी भी कर्मचारी को कहीं पोस्ट किया जा रहा है तो इसमें ये नहीं कि कोई नेता अगर चाहे कि फलाना जिले में जो है वो मेरा जो अधिकारी है जो मेरी चापलूसी करता है उसकी नियुक्ति करें और उस अधिकारी उस जिले में जो है या अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में जो है हम अपने हिसाब से काम करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पुलिस स्थापना बोर्ड के बारे में बात की गई कि राजनीति का जो हस्तक्षेप हो, जितना कम से कम हस्तक्षेप हो उतना ज्यादा जो है वो पुलिस विभाग के लिए या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो सही रहेगा, और हस्तक्षेप जितना कम होगा, ठीक है ना, उतना पुलिस की शक्तियों को जो है बचा के रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस बोर्ड में क्या बात की गई कि राजनेताओं को हटाए रखने के लिए जो पुलिस स्थापना बोर्ड है उसमें जो भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं या जो भी नौकरशाह हैं उनको शामिल करने की बात की गई थी। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की भी सिफारिश की, जहां पुलिस कार्रवाई से पीड़ित आम लोग भी जो है वो क्या कर सकें, शिकायत दर्ज करा सकें। जैसे कि आप देखते हैं कई जगह जो है वर्दी का खौफ इतना ज्यादा होता है, या कई रंगरूट होते हैं जो नए नए होते हैं और वो क्या करते हैं, जो पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो वो एक अलग ही डर दिखाते हैं समाज में, या किसी का शोषण करते रहते हैं, ठीक है। तो पुलिस के द्वारा जब इस प्रकार की कोई भी गलत एक्टिविटी हो तो क्या हो, इस शिकायत जो आपका संगठन है, जो प्राधिकरण है, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण जो है, वहां आम व्यक्ति भी जाकर क्या कर सके, अपनी बातें रख सकते हैं, अपना कंप्लेन कर सके कि पुलिस ने भैया उसका शोषण किया है, तो उसके ऊपर जांच बैठाया जा सके। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिसिंग व्यवस्था में बेहतर सुधार के लिए जांच एवं कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करने हेतु राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करने का निर्देश दिया, जिसमें नागरिक समाज के सदस्य होंगे, और साथ ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की भी सिफारिश की थी। ये 7 आपके जो 7 डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या क्या थे, इसका एक चार्ट आपके सामने बना हुआ है, और इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर सभी को दिख रहा है ना, सभी को क्लियर है चार्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। दिख रहा है ना, चलिए। तो क्या था, कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, जिसमें हमने बात किया फिक्स 2 ईयर टेन्योर फॉर डीजीपी। जो डीजीपी है वो ऐसा नहीं कि 4-5 महीने 6 महीने वाला ये डीजीपी रहे, रिटायरमेंट के पहले जो है डीजीपी बना दिया है, कम से कम 2 साल का उसका कार्यकाल हो। 2 ईयर टर्म फॉर एसपी एंड एसएचओ, जिले में जो एसपी हैं या किसी थाने पे जो एसएचओ जाएं वो कम से कम 2 साल का उनका टर्म हो। सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड L&O फंक्शन, सेटअप अ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, सेटअप अ पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेटअप नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंटर लेवल, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, अनीता शिविज्ञा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। काजल ने ले लिया है, ठीक है, चलिए आ गया स्क्रीनशॉट। चलिए, अब पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की बात की गई, कहा गया कि पुलिस बलों को जो है वो आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स के बारे में बात की गई, और ये कहा गया कि इसकी योजना जो हो 1969-70 से जो हो शुरू की गई थी, जिसमें कई सारे संशोधन हमें पुलिस बल में हमें देखने को मिले। जैसे सबसे पहली बात है कि पहले हम पुलिस को क्या देखते थे, 303 बंदूक पकड़ा दिया जाता था, साइकिल रहता था, और पता चला कि पुलिस किसी खूंखार अपराधी को भी पकड़ने जा रहा है तो लाठी लेके जा रहा है ना, और पता चला या साइकिल लेके दौड़ रहा है, और पता चलता था कि जो अपराधी है वो राजदूत से भाग रहा है या जीप से भाग रहा है या बस से भाग रहा है ना, और ये साइकिल से पीछे पीछे। तो बात हुआ कि भैया पुलिस को जो है वो एक्टिव रखना पड़ेगा, है ना, तो आधुनिक जो वाहन हो वो दिया जाए, आधुनिक हथियार जो है वो दिया जाए। तो आप देख रहे हो कि आजकल आधुनिक हथियारों को दिया जा रहा है। आजकल पुलिस को जो है वो पेट्रोलिंग करने के लिए जो पहले पुलिस साइकिलों का प्रयोग करती थी, अब मोटरसाइकिल सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, है ना। 112 आपको देख रहे हैं पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो इजाद किया गया है कि जो है किसी भी प्रकार की समस्या हो तो 112 पे क्या है व्यक्ति कॉल कर सके, ठीक है, जिससे कि, और ये 112 जो है वो कहाँ है, आपका जो मुख्य आपका जो राज्य का जो मुख्यालय है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में जो है इसका सेंटर है, वहां से इसका संचालन होता है। आप जब भी कॉल करेंगे तो आपका कॉल जो है वो लखनऊ जाएगा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और वहां से आप जिस जिले पे हैं उस जिले पे आएगा, और जिले से जिस थाने पे हैं वहां आएगा कि भाई इनको ये कंप्लेन है और इसका तुरंत आप निस्तारण कीजिए। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप थाने पे जाते थे, और हो सकता था कि आपकी बात जो है वो पुलिस का जो भी कर्मचारी अधिकारी है वो नहीं सुनता था, लेकिन जैसे ही आपने 112 पे कॉल किया तो उस जिले का
जो भी अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसके प्रति जो है वो जवाबदेह बन जाए कि उसने उस कंप्लेंट का निस्तारण किया और उसमें क्या फैसला लिया। ठीक है, वो बताना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हमने क्या देखा, पुलिस का जो है वो मॉडर्नाइजेशन जो है हमें देखने को मिला। आधुनिक हथियार, पुलिस बलों की गतिशीलता के लिए मैंने कहा वहां लॉजिस्टिक समर्थन, पुलिस वायरलेस उन्नयन करना, ऐसा वायरलेस सेट की अब ये नहीं कि खड़खड़ाहट आए, बड़बड़ाहट आए, वो आवाज जो है वो एकदम क्लियर पुलिस को समझ में आए कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक राष्ट्रीय उपग्रह नेटवर्क बनाने की बात की गई। ठीक है, इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने की बात की गई। ठीक है ना, तो पुलिस सुधारों के साथ साथ ये भी कहा गया कि जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें भी क्या किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक है, और इस संदर्भ में जो वो मेनन और मलिमत कमेटी की जो सिफारिश थी, किसकी, मेनन और मलिमत कमेटी की जो सिफारिश थी उसको लागू करने की बात की गई। सिफारिश क्या क्या थी, दोषियों के दबाव के कारण मुकर जाने वाले जो भी पीड़ित हैं उन पीड़ित को क्या किया जाए, मुआवजा जो है वो दिया जाए और इस मुआवजे देने के लिए कोष का निर्माण किया जाए। इसके अलावा देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले जो भी अपराधी हैं उनसे निपटने के लिए जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक अलग प्राधिकरण की स्थापना की जाए। इसके अलावा संपूर्ण आपराधिक प्रक्रिया प्रणाली में क्या की जाए, पूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये कुछ आप लोगों के लिए सेशन है दोस्तों, इसका आप लोग लाभ उठाइए। ये कुछ सेशन है, इसका भी आप लाभ उठाइए, है ना, आपके स्क्रीन पर ये सेशन दिख रहा होगा, ये भी सेशन, इसका भी आप लाभ उठाइए। ठीक है, ये मेंस के लिए एथिक्स की क्लासेस चल रही है, इसका भी आप लाभ उठाइए। टाइम लगभग हो चुका है, तो इस टॉपिक को हम लोग कल ले लेंगे, है ना, इस टॉपिक को हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। ये मेंस ऑप्शनल का बैच है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ आप के लिए क्लासेस है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1+1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, तो आप यूपीपीएससी अपर, लोअर, पीसीएस, आरओआर, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल स्पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये सेशन जो है इस पर, ये जो टॉपिक है इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अभी 11 बजे आप लोग को स्पेशल क्लासेस पे मिलना है। ये फी स्ट्रक्चर जो है वो आपके स्क्रीन पर आप सभी को जो है वो नजर आ रहा है ना, सभी को नजर आ रहा है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें 24 महीने की जो फी है वो 13,600 है, 12 महीने की 9,350 है, 6 महीने की 7,650 है, 3 महीने की 4,250 और 1 महीने की 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे क्या अनोप10, वैसे ही आपकी फी में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसको आपको देख ही रहा होगा, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटरी क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पहुंचाया जा रहा है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। स्पेशल सेशन जो है अभी 11 बजे आपकी एक स्पेशल सेशन होगी हिस्ट्री की, 2 बजे स्पेशल सेशन होगी पॉलिटी की और 4 बजे स्पेशल सेशन होगी ज्योग्राफी की, तो इसका भी आप लाभ उठाइए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। यूट्यूब पे क्लासेस जो है रात को 10 बजे जो है वो ज्योग्राफी की होगी, उसका भी आप लाभ उठाइए। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा, है ना। यूट्यूब का जो सेशन है उसमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और काफ़ी दिन बाद हम लोगों ने जो है आज करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के साथ की, तो उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर्स क्लासेस आप लोग को पसंद आई होगी दोस्तों। तो इस सेशन से विदा लेते हैं, और विदा लेने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहिए, सपने ऊंचे देखिए और सपने ऊंचे देखने के साथ साथ उन सपने को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कीजिए। और आपका जो प्रयास है वो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। आपके हर प्रयास का, कहते हैं ना, हर कर्म का जो है वो कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। तो कर्म करते रहिए, फल की प्रतीक्षा मत कीजिए, फल तो मिलेगा ही जैसा ही आपका कर्म होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।